जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 11 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है मंगलवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व देख लेते हैं कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। एक व्यक्ति नहीं सुलझा पाया कश्मीर का मुद्दा। तो यहाँ पर हम पॉलिटिकल एंगल के बजाय जो महत्वपूर्ण बातें उन पर फोकस करेंगे, जैसे कश्मीर पे फिजिकल मैप को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम जो जवाहरलाल नेहरू उनके बारे में कुछ बातों को देखेंगे, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखेंगे, फिर जो सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट था उसको देखने का प्रयास करेंगे, फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखेंगे, फिर दांडी मार्च की जो यात्रा की थी उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। उसके बाद देखते हैं हम अगले क्या देखेंगे। उसके बाद हम कलकत्ता की जो मैप है उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो क्या निर्णय है, हाई कोर्ट का क्या निर्णय है उसको देखेंगे, क्या मामला है इसको देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें जो पर्सनल लॉ के बहाने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हाई कोर्ट। तो देखने का प्रयास करेंगे कि मुद्दा क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहीं पर हम फंडामेंटल राइट्स को भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम अर्थशास्त्रियों को नोबेल का पुरस्कार, तो नोबेल प्राइज को देखने का प्रयास करेंगे हम, और इसको लेकर अभी हाल ही में क्यों बस छुड़ी हुई उसको भी देखेंगे हम। जो हम ऊपर बात कर रहे थे संवैधानिक अधिकारों को लेकर, तो वो जो नीचे दिया हुआ है कि यहाँ ये मामला क्या था उसको देखने का प्रयास करेंगे, किन कानूनों के तहत जो कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। यहाँ पर जिन फंडामेंटल राइट्स की बात की उनको भी हम देखेंगे। 5G से मजबूत होगी स्वास्थ्य सेवा, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से 5G टेक्नोलॉजी है हेल्थ केयर सेक्टर में उपयोगी साबित होगी, और हेल्थ केयर के अलावा और कहाँ का 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से डिजिटल इंडिया या डिजिटल इकोनॉमी की बात की जाती है, तो उसमें किस तरह से जो 5G टेक्नोलॉजी है वो मददगार साबित हो सकती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बिग डाटा एनालिसिस में। तो आप इसे स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मून लाइटिंग क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे हम। फिर हम नाइजीरिया, वेनेजुएला और उत्तर कोरिया की मैपों को देखने का प्रयास करेंगे कि ये चर्चा में क्यों बने हुए हैं, तो इनकी मैप को भी हम देख लेंगे। फिर हम बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित देखने का प्रयास करेंगे कि जो टिश्यू कल्चर तकनीक है वो क्या होती हैं और किस तरह से ये जो संरक्षण है उसमें मददगार साबित हो सकती हैं। फिर हम देखेंगे पहले सुपर कंप्यूटर परम के बारे में और डॉक्टर विजय भटकर के बारे में, जिन्होंने इस सुपर कंप्यूटर को बनाने में अपना योगदान दिया था, उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मूनलाइटिंग क्या होती है। फिर जो मौलिक अधिकार है उसको देखने का प्रयास करेंगे, उसको एक ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है उसको देखेंगे। फिर हम जो वेस्ट बंगाल है यानी पश्चिम बंगाल है उसकी मैप का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो सुपर कंप्यूटर है उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। फिर सी डेक के जिसका जिक्र किया गया है उसको भी देखेंगे कि सी डेक क्या है। फिर हम टिश्यू कल्चर को समझने का प्रयास करेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद टिश्यू कल्चर को एक इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की मैप को देखने का प्रयास करेंगे, इनकी लोकेशन को देखेंगे। फिर उसके बाद नाइजीरिया के मैप को देखेंगे, नाइजीरिया की मैप के बाद वेनेजुएला है उसकी मैप को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम नोबेल प्राइज को देखने का प्रयास करेंगे कि नोबेल प्राइज किन क्षेत्रों में दिया जाता है, और आखिरी में किस कैटेगरी को इसमें जोड़ा गया था नोबेल प्राइज के लिए, उसको देखेंगे। फिर नोबेल प्राइज का हम वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे कि विश्व में किन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार मिलाया गया है, और इसी को लेकर क्यों जो विवाद छिड़ा हुआ है अभी उसको भी देखेंगे। फिर हम भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखेंगे। फिर दांडी सत्याग्रह को देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखेंगे। फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में देखेंगे। फिर इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। फिर वर्ल्ड जो टेलेस्ट स्टैच्यू उसको देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में देखेंगे कि क्या था ये कानून। उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे इसके तहत क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव किए गए हैं। फिर हम जो जम्मू कश्मीर है उसकी मैप का एनालिसिस करेंगे, उसके फिजिकल मैप को देखेंगे। फिर हम सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, इसके प्रोजेक्ट है तो इसका क्या उद्देश्य था उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर अंत में हम गूगल मैप को देखेंगे कि जिन बातों का या जिन कंट्री का हम जिक्र करेंगे उनको अंत में जाते हुए हम गूगल मैप पे देख लेंगे। तो ये हमारे आज के विषय के जो बिंदु रहेंगे चर्चा के। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से।
एक व्यक्ति नहीं सुलझा पाया कश्मीर मुद्दा। तो GS1, GS2, GS3 से जोड़कर देख सकते हैं। GS1 हम भूगोल से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कश्मीर के जो फिजिकल मैप है उसका एनालिसिस करेंगे। GS2 से जोड़ सकते हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित, और GS3 से जोड़कर देख सकते हैं इकोनॉमी से, जिसमें हम सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर जो बात की गई है कि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर मुद्दे को लेकर बिना नाम लिए नेहरू पर बोला हमला। तो यहाँ पर तो राजनीति के लिहाज से बात की गई, यानी पॉलिटिकल एंगल से बात की गई, लेकिन हमें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना है कि इस खबर में हम क्या महत्वपूर्ण चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर लेते हैं, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करते हैं, फिर जो प्रोजेक्ट था सरदार सरोवर बांध उसको देखेंगे कि वो कहाँ पर बनाया गया है, फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में देखते हैं, फिर दांडी मार्च के बारे में देखते हैं जिनका जिक्र यहाँ पर मोदी जी ने किया है। तो हमारा जो मेन मोटिव वही है कि हम एग्जाम पर्सपेक्टिव जिससे हमारी जो काम की चीज़ें उनको देखेंगे, हमें जो पॉलिटिकल एंगल है उसके लिहाज से इस खबर को नहीं देखना है। तो अब देखते हैं जिन बातों का यहाँ पर जिक्र किया है उनको। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में पहले देख लेते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में कश्मीरी पंडित के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था, 14 नवंबर को। 1929 लाहौर अधिवेशन के पश्चात नेहरू देश के बुद्धिजीवी तथा युवा नेता के रूप में उभरे थे। वोटर की संख्या कम होने के बाद भी नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी का विशेष योगदान है। पिता के पुत्र रूप, पुत्री के नाम, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, यह कुछ महान रचनाएं नेहरू के कलम से लिखी गई। उनकी ज्यादातर रचनाएं जेल में ही लिखी गई। बच्चों से अत्यधिक प्रेम होने की वजह से इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 मई 1964 को सुबह उनकी तबीयत खराब हुई और दोपहर 2 बजे तक उनका निधन हो गया। तो ये हमें जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ जरूरी बातों को देखना था। उसके बाद देखते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देख लेते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। उनका जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नडियाबाद गांव के एक पटेल परिवार में हुआ था, जो गुजरात राज्य का एक हिस्सा है। उन्हें हमेशा ब्रिटिश सरकारों और इसके कठोर कानूनों का विरोध किया। गांधी जी के विचारधाराओं और ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा ने उन्हें आज़ादी के लिए भारतीय संघर्ष में गोता लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने किसानों से करों के भुगतान करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने केरा बाढ़ के बाद किसानों से करों की मांग की थी। अच्छे नेतृत्व गुण के कारण उन्हें सरदार का खिताब दिया गया था। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक गृह मंत्रालय के रूप में पद संभाला। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के पद के रूप में भी कार्य किया। उन्हें मृत्यु के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अब हम देखते हैं नमक कानून के खिलाफ शुरू हुआ था दांडी मार्च। जो दांडी सत्याग्रह कब से हुआ था? तो 16 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में। तो आप देखिए कि कहाँ से जो दांडी यात्रा है शुरू की थी, या नमक कानून के खिलाफ जो उन्होंने सत्याग्रह किया था दांडी मार्च। तो देखिए अहमदाबाद से, फिर धीरे धीरे नवागाम से होते हुए, नादियावाड़ से होते हुए, फिर नादियावाड़ से होते हुए आनंद से होते हुए, बोरसाट से होते हुए, कनक कापुरा से होते हुए, फिर करेले से होते हुए, फिर आगे बढ़ते हुए अंकलेश्वर से होते हुए, बडगांव से होते हुए, सूरत से होते हुए, फिर वंश से होते हुए, फिर आखिरी में कराड़ी और दांडी पहुंचते थे। तो इस तरह से आप देखिए कि कहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी, कितने दिन लगे थे। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक उन्होंने शुरुआत की थी। किसके खिलाफ की थी? तो नमक कानून के खिलाफ की थी। तो इस तरह से हमें इसका केवल एक ओवरव्यू लेना था। अब आप देखिए दांडी मार्च को, फिर ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखने का प्रयास कीजिए आप। फिर हम देख लेते हैं अब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ये सरदार सरोवर बांध के सामने भारत के गुजरात प्रांत में स्थित है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को चारों ओर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में जाना जाता है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को लगभग 3000 विशेषज्ञों और 300 वास्तुकारों की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगाया गया था। मूर्तिकला कांच से आवरण और आसपास स्टील के साथ बनाई गई है, जिसे सीमेंट और धातु के आवरण से मजबूत किया गया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने में करीब 4 साल लगे। मूर्तिकला की आकृति पद्म भूषण और पद्मश्री प्राप्तकर्ता राम वी सुतार द्वारा संचालित की गई थी। तो इस तरह से हमें स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में देखना था।
इसको आप देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, ये किस नदी के किनारे बनाई गई है, तो नर्मदा नदी के किनारे। अब आप देखिए यहाँ पहाड़ों से आपको नजर आ रहा होगा। आप देखिए वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू, तो यहाँ पर दिखा हुआ कि 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। उसके बाद 128 मीटर स्प्रिंग टेम्पल, जो कहाँ पर बुद्ध का है, जो चाइना में बनाया गया है। फिर उसके बाद आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखिए, तो कितनी ऊंचाई है, तो 93 मीटर यूएसए में। तो इस तरह से आप देखिए कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची है। अब हम देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 क्या था। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख में जो रीऑर्गेनाइज्ड यानी पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया था, जो अत्यंत क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम था। तो यहाँ पर दिए गए हूँ शीर्षक में, तो अधिनियम 2019 में 34वां। अब राज्यसभा ने कब पारित किया, लोकसभा में कब पारित किया, हमें इसको नहीं देखना है, हमें मेन था कि ये अधिनियम क्या था। अब उसके बाद देखिए कि इस तरह से 2 यूटी में बदल दिया गया, तो एक लद्दाख यूटी और एक जम्मू कश्मीर यूटी में बदल दिया गया। लद्दाख की राजधानी क्या होगी, लेह। जम्मू कश्मीर की जो मौसम के अनुसार राजधानी परिवर्तित कर दी जाती है जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर है उसके फिजिकल मैप को देख लेते हैं, तो ये पीर पंजाल रेंज हो जाती है, ये जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर वैली हो जाती है ऊपर। उसके बाद ये श्रीनगर, ये जम्मू। उसके बाद आप देखिए किशन गंगा, झेलम के किनारे उलर लेक अवस्थित है, ये डल लेक है जहाँ श्रीनगर अवस्थित है। उसके बाद आप देखिए इधर चिनाब नदी हो जाती है, रावी नदी हो जाती है, और ये जम्मू किस नदी के किनारे आ जाता है, तो ये तावी नदी के किनारे। उसके बाद आप देखिए इसकी सीमा किससे लग रही है, इधर हिमाचल प्रदेश से, इधर पंजाब से, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर लद्दाख से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो माउंटेन्स वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, और आपको ये बीच में आपको कुछ जो मैदानी वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा जिसे हम कश्मीर घाटी कह रहे हैं। तो इस तरह से हमें इसकी मैप को देखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है नर्मदा नदी पे बनाया गया था, तो पहले उसकी लोकेशन को देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश हो गया, ये गुजरात हो गया। गुजरात की सीमा किससे लग रही है, महाराष्ट्र लग रही थी, और इधर राजस्थान से लगती है, इधर पाकिस्तान से लगती है, और इधर अरब सागर से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद देखिए नर्मदा नदी आ रही, अब ये नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ से कौन सी कैनाल निकल रही है, तो ये नर्मदा मेन कैनाल निकल रही है जो गुजरात के अन्य हिस्सों को पानी की आपूर्ति करती है। इधर कच्चे वाला क्षेत्र दिखाया हुआ, इधर अहमदाबाद वाला क्षेत्र दिखाया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है वो क्या था। तो यहाँ पर बताया हुआ है परिचय में कि बांध एक ठोस अवरोध होता है जिसका निर्माण नदी घाटी में बहने वाली पानी को संग्रहित करने के लिए उपयुक्त स्थान पर किया जाता है। पानी का यह बंधन झीलों या जलाशयों का निर्माण करता है। तो जैसे हमें पता है कि बांध के पीछे क्या निर्मित हो जाती है, तो या तो लेक्स हो जाती है या जलाशयों का निर्माण हो जाता है। बांध आमतौर पर पानी को बनाए रखने के प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि अन्य संरचनाएं जैसे कि फ्लड गेट या लेवी, जिसे डाइक भी कहा जाता है, का उपयोग विशिष्ट भूमि क्षेत्रों में जल प्रवाह को मैनेज यानी मैनेज करने के लिए किया जाता है। उसके बाद इनका उपयोग पन बिजली के उपयोग में भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर दिखा हुआ है कि जो सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट था उसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। तो सबसे पहले दिखाया गया है कि पन बिजली के रूप में, फिर दूसरा है सिंचाई के रूप में, फिर घरेलू खपत के रूप में यानी वाटर फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन के रूप में, सूखा और बाढ़ नियंत्रण के रूप में, फिर नौवन सुविधाओं के लिए, फिर अन्य अतिरिक्त उपयोग जैसे मत्स्य पालन को विकसित करने के लिए भी इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से हमें देखना है कि सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, किस नदी पर बनाया गया है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। जस्टिस चंद्रचूड़ व जस्टिस नजरी ने किया था जजों की नियुक्ति में सर्कुलेशन प्रक्रिया का विरोध। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कहा है कि उसके 2 सदस्य जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस S अब्दुल्ला नजीर ने सर्कुलेशन के जरिए जजों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपत्ति व्यक्त की थी। तो ये हमने देख लिया कि कोलेजियम चर्चा में क्यों था। तो आप कोलेजियम को देखते हैं कि कोलेजियम क्या है। तो क्या है कोलेजियम, तो जजों की नियुक्ति से संबंधित कुछ मामलों की सुनवाई के बाद कोलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया है। ये संविधान या संसद की ओर से लाए गए किसी विशेष कानून में वर्णित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 5 सदस्यों की एक बॉडी है। इसका नेतृत्व देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। बाकी 4 सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य मोस्ट सीनियर यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उसी तरह एक हाई कोर्ट के कॉलेजियम का नेतृत्व वर्तमान चीफ जस्टिस और उस अदालत के 4 अन्य सीनियर जस्टिस करते हैं। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है ये तो हमने देख लिया कि कॉलेजियम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम को देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और उनका ट्रांसफर इसी सिस्टम के तहत होता है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के जरिए होती है। कॉलेजियम की ओर से नाम तय करने के बाद ही इसमें सरकार की भूमिका होती है। हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसा किए गए नाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की सिफारिश के बाद सरकार तक पहुंचते हैं। कॉलेजियम की ओर से अनुशंसित नामों पर सरकार आपत्ति उठा सकती है और नामों पर स्पष्टीकरण मांग सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम फिर से उन्हीं नामों को दोहराए तो सरकार संविधान पीठ के फैसलों के तहत उन्हें जजों के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य होती हैं। तो इस तरह से हमें कॉलेजियम के बारे में एक छोटी सी जानकारी लेनी थी। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। कोलकाता में मुस्लिमों ने हिंदुओं के घरों पर किए हमले। तो यहाँ पर जो कोलकाता की मैप का मतलब कोलकाता के बारे में जो किया है, अब हम देख लेते हैं कि कोलकाता कहाँ है। पश्चिम बंगाल की मैप का भी एनालिसिस कर लेंगे इसके साथ। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल का मैप। अब आप पश्चिम बंगाल में कोलकाता को देखिए तो कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित हो जाता है, तो ये हुगली नदी के किनारे अवस्थित हो जाता है। हुगली किसकी वितरिका है, तो गंगा की वितरिका है। फिर ये हुगली आगे बढ़ती है, हुगली कहाँ जाके गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। हुगली में कौन सी नदी आकर मिलती है, तो दामोदर नदी आकर मिलती है। अब यही देखिए दामोदर के ऊपर ये दुर्गापुर अवस्थित है, जहाँ पर जो यूके यानी जो ब्रिटेन की मदद से जो प्लांट लगाया गया था। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर मेदिनीपुर, मेदिनीपुर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित हो जाता है, तो ये कसाई रिवर से उसके किनारे अवस्थित हो जाता है। इसके बाद देखिए सुवर्ण रेखा, ये झारखंड से आती है, पश्चिम बंगाल से होते हुए उड़ीसा से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। उसके बाद देखिए पंचकोट रिजर्वियर जो इसकी सीमा पर अवस्थित है, एक झारखंड और दोनों पश्चिम बंगाल के बीच में अवस्थित है। यह बटाकार नदी हो जाती है, इसके किनारे कौन सा है, तो मैथुन रिजर्वियर अवस्थित है। उसके बाद आप देखिए झारखंड में ये से होते हुए जो अजय रिवर से वो फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। फिर आप देखिए कि जैसे गंगा नदी ये बिहार से होते हुए फिर इधर झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में इंटर करती है। फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए ये ब्रह्मपुत्र, ये माफ कीजिए, बांग्लादेश में इंटर करती है। उसके बाद आप देखिए जो इसमें और कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उसको देखने का प्रयास कीजिए, तो ये महानंदा रिवर्स हो गई है। उसके बाद ये सिटी को देखिए आप, ये सिलीगुड़ी वाला क्षेत्र हो गया, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र हो जाता है। अब इसकी सीमाओं को देखिए कि सीमा किससे लग रही है, तो इधर उड़ीसा से इसकी सीमा लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, इधर सिक्किम से लग रही है, इधर नेपाल से लगती है, भूटान से, बांग्लादेश से और असम से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद आप और कुछ भी सिटी को देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है। इधर देखिए जलपाईगुड़ी है, इसकी महत्वपूर्ण सिटी है। इसके बाद आप देखिए उसके बाद ये फरक्का डैम हो जाता है। उसके बाद आप देखिए ये काटवा, ये दक्षिण बारासात। तो इस तरह से आप देखने का प्रयास कीजिए, इसकी महत्वपूर्ण सिटी को देखिए और इसमें और कौन सी जो महत्वपूर्ण नदियां उनको देखने का प्रयास कीजिए। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। पर्सनल लॉ के बहाने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हाईकोर्ट। तो पत्नी और बच्चों की देखभाल करने में अक्षम मुस्लिम को दूसरी शादी का अधिकार नहीं। कोर्ट पहली पत्नी की इच्छा के विरुद्ध पति के साथ रहने को नहीं कर सकता बाध्य। तो पहले ये जो मुद्दा है पहले उसको समझते कि वो मुद्दा क्या है, तो मामला क्या है उसको देख लेते। अजीजुर रहमान व हमीदुन्निसा की शादी 12 मई 1999 में हुई थी। प्रतिपक्षी पत्नी वो अपने पिता की एकमात्र जीवित संतान है। उसके पिता ने अपनी अचल संपत्ति बेटी को दान कर दी। वो अपने 3 बच्चों के साथ 93 वर्षीय पिता की देखभाल करती थी। बिना उसे बताए पति ने दूसरी शादी कर ली। उससे भी बच्चे हैं। पति ने परिवार अदालत में पत्नी को साथ रहने के लिए केस दायर किया। परिवार अदालत ने पक्ष में आदेश नहीं दिया तो हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर दी। तो ये समझना था कि मामला क्या है। अब अनुच्छेद 14 सभी को समानता का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 14 सभी को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15(2) लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाता है।
और कहा, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, कि कोई भी व्यक्ति, माफ कीजिए, जो हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून या चलन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। पर्सनल लॉ के नाम पर संवैधानिक मूल अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। जीवन के अधिकार में गरिमामय जीवन जीने का अधिकार शामिल है। कोर्ट ने कहा कि एक पत्नी के होते मुस्लिमों को दूसरी शादी से बचना चाहिए। तो ये हमने देखा। अब ऊपर चलते फिर देखते हैं कि क्या और मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लामी कानून एक पत्नी के रहते मुस्लिम को दूसरी शादी करने के अधिकार देता है, लेकिन कोर्ट के जरिए उसे पत्नी को साथ रहने के लिए बाध्य करने का आदेश पाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी की सहमति के बगैर बिना बताए दूसरी शादी करना उसके यानी जो पहली पत्नी के साथ उड़ता है। कोर्ट यदि पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ पति के साथ रहने को बाध्य करता है तो यह महिला के गरिमामय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो इस तरह से देखना है कि जो कोर्ट ने और क्या कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को गरिमामय जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। अब हम देख लेते हैं कि जो हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या रहती है इस पे। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट रहता है, तो जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं, उसे सभ्य नहीं कहा जा सकता। महिलाओं का सम्मान करने वाले देश को ही सभ्य देश कहा जा सकता है। मुसलमानों को स्वयं ही एक पत्नी के रहते दूसरी से शादी करने से बचना चाहिए। एक पत्नी के साथ न्याय न करने वाले मुस्लिमों को दूसरी शादी करने की ही कुरान जो है इजाज़त नहीं देता। इस तरह से हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की। तो अब यहाँ पर जो मौलिक अधिकारों की बात की तो उसको हम एक ट्रिक के थ्रू भी समझ लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो क्या है। तो यहाँ पर एक ट्रिक दी हुई है, तो समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए हुए और जो ट्रिकी शब्द दिए हुए हैं और अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो सम का मतलब हो गया समानता का अधिकार। तो कौन से अनुच्छेद है? तो 14 से 18। फिर उसके बाद है स्थस्थ, तो इसमें हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, तो 1922 के बीच में। फिर शो से हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 अनुच्छेद। फिर 10 से हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। फिर संस्कृति से संबंधित, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 19-30। फिर उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत। तो इस तरह से जो मौलिक अधिकार है वो देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। बैंकों का महत्व बताने वाले 3 अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय से जोड़कर देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। दूसरा है कि नोबेल प्राइज और इंडिया को से भी जोड़कर देखेंगे, क्योंकि हाल ही में ये मुद्दे भी बने हुए, चर्चा में बना हुआ है। नोबेल पुरस्कार को लेकर कई शंकाएं भी जाहिर की जा रही है। तो अभी हाल में किन को नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र का? तो इनमें है बेन एस बर्नाक को, और दूसरा है डगलस W डायमंड व फिलिप H डिबिक को। इनको संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इन्होंने क्या काम किया उसको देख लेते हैं। तो इन तीनों के शोध ने बताया है कि क्यों बैंकों का ढहना नजरअंदाज कर देना अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। अपनी खोज से इन अर्थशास्त्रियों ने वित्तीय बाजार को रेगुलेट करने की नींव भी रखी है। अब जो कमेटी थी, नोबेल कमेटी, उन्होंने क्या कहा कि वित्तीय संकट और मंदी किसी अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाले सबसे बुरी परिस्थितियां हैं। भविष्य में फिर ऐसा हो सकता है। यह जरूरी है कि हम इसके पीछे के कारणों और बचने के उपायों को समझें, और इन अर्थशास्त्रियों ने इसी की राह दिखाई है। तो ये तो वजह हो गई कि क्यों इनको जो नोबेल अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। अब देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 6 अवार्डेड कैटेगरीज, एक तरह से हाईएस्ट अचीवमेंट होता है किसी भी क्षेत्र में दिया जाना, और इसके साथ एक गोल्ड मेडल के साथ कुछ जो रकमें है वो दी जाती हैं। 1901 से 2020 का बीच में दिखाया गया है। तो 1901 में इसकी शुरुआत होती है। किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1833 में। मृत्यु कब होती है? तो 1896 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद देखिए कि किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में और केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। आखिरी कौन सा क्षेत्र था जिसे जोड़ा गया? तो इकोनॉमिक साइंसेस को आखिरी है जिसे अंत में जोड़ा गया था नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में। पहले मूल रूप से 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। उसके बाद देखिए कि नोबेल पुरस्कार को लेकर हाल ही में जो विवाद है वो मुद्दे क्यों हैं। तो आप यहाँ पर मैप को देखने का प्रयास कीजिए। तो इसमें आपको देखिएगा कि पश्चिमी देश को देखिए, तो यहाँ पर यूरोप को देखिए और नॉर्थ अमेरिका को देखिए।
तो इन्हीं को ज़्यादा मेडल मिले हुए। जो नोबेल पुरस्कार से ज़्यादातर सम्मानित इन्हीं देशों को किया गया है। आप एशिया में देखिए तो 7%, ओशनिया में देखिए 2%, अफ्रीका में देखिए तो 3%, और साउथ अमेरिका में देखिए तो केवल 1% लोगों को ही नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। जबकि यूके को देखिए तो 88, जर्मनी को देखिए तो 83, फ्रांस को देखिए तो 57। तो क्या जो प्रतिभा है इनके नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो जिन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो क्या वो कमी क्या एशिया में या किसी दूसरे देशों में? तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो मुद्दा है वो क्यों छिड़ा हुआ है। क्या प्रतिभाओं की कमी एशिया में कम है या भारत में कम है? तो इनका आप सोचिए, थोड़ा गंभीर विचार करके सोचिए कि क्या वजह है कि ये यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा प्राइज मिले हुए हैं और ये चर्चा में भी बना हुआ है। तो इससे संबंधित हमें कुछ पहलुओं को भी देखते रहना है। तो हम बढ़ते हैं अगली खबर पर। मूनलाइटिंग नैतिक मुद्दा, हमने किसी पर कार्रवाई नहीं की। टीसीएस, देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सोमवार को कहा कि मूनलाइटिंग एक नैतिक मुद्दा है और यह कंपनी के मूल मूल्यों के खिलाफ है, लेकिन हमने किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तब देखते हैं कि जो मूनलाइटिंग है वो क्या है। तो मूनलाइटिंग नियमित काम के घंटों के बाहर दूसरी नौकरी रखने के अभ्यास को संदर्भित करता है। भारत में अधिकांश कंपनियों के हितों के टकराव, नौकरी के प्रदर्शन या नियोक्ता के संसाधनों के दुरुपयोग जैसे चिंताओं पर कर्मचारी को अतिरिक्त नौकरियां लेने से रोकती है। तो उसी को हम मूनलाइटिंग कहते हैं। यानी आप जो नौकरी कर रहे हो एक नियमित रूप से, उसके अलावा भी आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो उसी को बोलते हैं मूनलाइटिंग। अब इसका विरोध क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर कंपनियों के हितों का टकराव होता है, नौकरियों का प्रदर्शन है, संसाधनों का दुरुपयोग है, तो इससे संबंधित ये चिंताएं रहती है। तो इस तरह से मैं ये कॉन्सेप्ट समझना था कि मूनलाइटिंग क्या है, क्योंकि ये चर्चा में बना हुआ भी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भी मूनलाइटिंग की जो बात है उस पर कुछ बातें हुई थी। तो इस तरह से हमें इसको देखना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। नाइजीरिया में नाव दुर्घटना में 76 की मौत। अब हम नाइजीरिया का मैप को देखते हैं। तो ये नाइजीरिया का मैप हो गया। अब इसकी पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखिए, तो इधर बेनिन से लगती है, नाइजर से लगती है, और इधर कैमरून से इसकी सीमा लगती है। क्या चार्ट से इसकी सीमा लगती है? तो चार्ट से इसकी सीमा नहीं लगती। आप देख सकते हो कि ये चार्ट है और इसके बीच में कैमरून आ जाता है। फिर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कैमरून आ जाता है और यहाँ पर जो लेक चार्ट अवस्थित हो जाती है। अब आप देखिए कि जो लेक चार्ट है वो किन देशों के बीच में अवस्थित है। तो एक कैमरून हो जाता है, एक नाइजीरिया हो जाता है, और एक चार्ट हो जाता है, और एक नाइजर हो जाता है, यानी 4 देशों के बीच में अवस्थित है। अब यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो कोमाडुका नदी निकलती है। फिर वो किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो वो काडूना रिवर्स में जाकर मिलती है। और काडूना रिवर्स किस में जाकर मिल जाती है? तो नाइजर रिवर्स में जाकर मिल जाती है। अब नाइजर रिवर्स पे देखिए आपको, तो इधर केंज रिवर्स मतलब जो रिजर्वेयर वो अवस्थित है। उसके बाद आप देखिए कि जो नाइजीरिया उसकी राजधानी क्या है? तो अबूजा उसकी राजधानी हो जाती है। उसके बाद देखिए नाइजर नदी जब आगे बढ़ती है तो उसमें कौन सी नदी आकर मिलती है? तो बेन्यू रिवर्स उसमें आकर मिलती है। फिर जो नाइजर आगे बढ़ती है, फिर उसका से आगे बढ़ते बढ़ते ये अटलांटिक ओशन में जो गल्फ ऑफ गेना है उसमें जाकर गिर जाती है। और यहीं पर जो पोर्ट हारकोर्ट अवस्थित है। उसके बाद देखिए इधर इबाहान, जो इबादान है, इबादान सिटी हो जाती है, इसकी महत्वपूर्ण सिटी है। लागोस महत्वपूर्ण सिटी हो जाती है। उसके बाद देखिए कार्डूना सिटी जो कार्डूना रिवर के किनारे अवस्थित है। ये कानू सिटी जो कोमाडुगा रिवर्स के किनारे अवस्थित हो जाती है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जोस, कोमू, ये कुछ महत्वपूर्ण सिटी हो जाती है। ये यंकारी नेशनल पार्क हो जाता है। ये चप्पल वाडी जो इसकी महत्वपूर्ण ऊंची चोटी अवस्थित है। ये बेनिन सिटी देखिए, और ये बेनिन जो अलग देश है, और लेकिन बेनिन सिटी किससे संबंधित है? तो नाइजीरिया से संबंधित है। ये प्रश्न बन सकता है। उसके बाद देखिए ये ओरन पोर्ट हो जाता है, ये चालाबार पोर्ट हो जाता है, उसके बाद ये वारी पोर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें इसके मैप को देखना था। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। वेनेजुएला में भारी वर्षा से ओपनाई नदियां बाढ़ में 25 लोगों की मौत। अब वेनेजुएला के मैप को देखते हैं हम। तो ये वेनेजुएला किस महाद्वीप में आता है? तो ये दक्षिण अमेरिका वाले महाद्वीप में आता है। अब जो कोलंबिया है, जो हमने अभी बात की थी किसकी, जो नाइजीरिया की बात की थी, वो किस महाद्वीप में आता है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। अब वेनेजुएला है उसको देखिए तो इसकी सीमा किससे लग रही है? तो इधर कोलंबिया से लगती है, इधर ब्राजील से इसकी सीमा लगती है, और गोयना से इसकी सीमा लगती है, यानी 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। उत्तर में किससे सीमा लगती है? तो कैरिबियन सागर से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद इसमें देखिए कि महत्वपूर्ण माउंटेन्स कौन दी, तो एंडिस माउंटेन्स हो जाती है। करास्कस इसकी राजधानी हो जाती है, यानी कराकस। उसके बाद आप देखिए कि गोयना हाईलैंड्स। उसके बाद देखिए एंजल फॉल्स,
उसके बाद इसमें कौन सी जो नदियाँ हैं उनको देखते हैं। तो इधर आप देखिए जो सबसे पहले आती हैं कोजेडेस रिवर्स। अब ये कोजेडेस रिवर, ये अप्यूर रिवर्स, ये किस में जाकर मिल जाती है, तो ये ओरिनेको रिवर्स में जाकर मिलती है। अब ये ओरिनेको रिवर आगे बढ़ती है, फिर अमेजन रिवर्स में जाकर मिलती है। उसके बाद देखिए कि इसमें जो लेक गुरी है ये अवस्थित है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण लेक इसकी रहती है वो लेक मराकाइबो रिवर से जो कहाँ पर अवस्थित है, तो इंडिस के किस साइड अवस्थित हो जाती है, तो ये उत्तर पश्चिम की साइड अवस्थित है। उसके बाद देखिए कि इसमें कौन सा पोर्ट है, तो ये मराकाइबो पोर्ट अवस्थित है। ये जो इससे मतलब किस मतलब सागर से लगती है, तो ये कैरिबियन सागर से लगती है। उसके बाद देखिए इसके उत्तर में कौन सी महत्वपूर्ण देश है, तो ये ग्रेनेडा। उसके बाद त्रिनाथ एंड टोबैगो, ये बाराबाडोस। उसके बाद सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिस, जो महत्वपूर्ण शहर आ जाते हैं, मतलब 10 देश हैं जो कैरिबियन सी में अवस्थित हैं। उसके बाद देखिए आप इसके महत्वपूर्ण शहर को देखिए, ये वेलेनेशिया आ जाता है। उसके बाद ये अमेजन जंगल अवस्थित हैं। तो इस तरह से हमें इसके मैप को देखना था। तो हम देखते हैं अब अगले खबर को। उत्तर कोरिया ने परमाणु मिसाइल का परीक्षण कर दिया और कड़ा संदेश। तब हम जो कोरिया है उसकी मैप का एनालिसिस करते हैं। तो ये कोरिया की मैप आ गई, यानी ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया हो गए। अभी दोनों जो कोरिया प्रायद्वीप है वो किन दो सागर के बीच में होती है, तो ये येलो सी और ये सी ऑफ जापान के बीच में अवस्थित है। अब ये कोरियाई खाड़ी होगी जो किससे सीमा लग रही है इसकी, तो इधर नॉर्थ कोरिया से और चाइना से इसकी सीमा लगती है। नॉर्थ कोरिया की सीमा किससे लगती है, तो इधर रशिया से और चाइना से इसकी सीमा लगती है। इसकी राजधानी क्या होगी, तो प्योंगयांग इसकी राजधानी हो जाती है। साउथ कोरिया की राजधानी क्या होगी, तो सियोल इसकी राजधानी हो जाती है। फिर आप नीचे देखिए तो ये कोरियन स्टेट आ जाती है, कोरियन स्टेट। उसके बाद देखिए ये तुशिमा स्टेट आ जाती है। उसके बाद देखिए जेजू स्टेट हो गई है जो कि इसके दक्षिण में अवस्थित हो जाती है, यानी जो प्रायद्वीप है कोरिया प्रायद्वीप। ये जापान हो गया, जापान और कोरिया के साउथ कोरिया के बीच में कौन सी स्टेट है, तो कोरियन स्टेट हो जाती है। उसके बाद आप देखिए कि जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में सीमांकन क्षेत्र हो जाता है और विसैन्यीकृत जोन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया नॉर्थर्न लिमिट लाइन को दिखाया हुआ है। तो इस तरह से हमें इसके मैप को देखना था। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत को डॉक्टर भटकर ने दिया पहला सुपर कंप्यूटर परम। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विजय भटकर का जन्म 1946 में आज ही महाराष्ट्र में हुआ था। पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक में सुपर कंप्यूटर बनाने के प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। इसी प्रोजेक्ट के तहत 1991 में सुपर कंप्यूटर परम 8000 और 1998 में परम 10,000 बनाया गया। कई अनुसंधान केंद्रों के गठन में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। तो अब यहाँ पर जो सीडेक की बात की है, जो परम कंप्यूटर है डॉक्टर विजय भटकर है, तो उनको देखते हैं हम। तो यहाँ पर दिखाया वुड डेवलप द सुपर कंप्यूटर परम। तो भारत की सुपर कंप्यूटर की यात्रा 1980 के दशक में शुरू हुई थी, जब यूएसए ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया था। इसने स्वदेशी सुपर कंप्यूटर के विकास का एक नया अध्याय शुरू किया और प्रोफेसर विजय भटकर ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 विकसित किया, जो उस समय का दुनिया का दूसरा सबसे तेज कंप्यूटर था। अब यहाँ पर जो सीडेक की बात की तो उसका फुल फॉर्म देख लीजिए। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक भारत की एक अर्ध सरकारी सॉफ्टवेयर कंपनी है। सीडेक का शुरुआत में मुख्य उद्देश्य स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाना था। वर्तमान में यह सॉफ्टवेयर एवं इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में एक नामी कंपनी है। हिंदी जगत में यह मुख्य रूप से भाषाई कंप्यूटिंग संबंधित जो विकास कार्यों के लिए जानी जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पुणे में इसका मुख्यालय स्थापित कब की गई थी, तो 1988 में इसका फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखना था। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। टिश्यू कल्चर तकनीक से विलुप्त हो रहे पौधों को मिल रहा नया जीवन। तब देखते हैं कि टिश्यू कल्चर तकनीक क्या है। तो टिश्यू कल्चर यह उपयुक्त विकास माध्यम में पौधों के टिश्यू के एक छोटे से टुकड़े से या पौधे की बढ़ती युक्तियों से कोशिकाओं को हटाकर एक नए पौधे के उत्पादन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विकास माध्यम या कल्चर सॉल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग पौधे के टिश्यू को उगाने के लिए किया जाता है और इसमें जेली के रूप में पौधे के विभिन्न पोषक तत्व होते हैं, जिन्हें पौधे के हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब इसका अनुप्रयोग यानी जो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो पौधे के शोषण
और मेटाबॉलिज्म का अध्ययन करने के लिए, पौधों के अंगों के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए, पौधा पादप के जो रोग हैं उनका अध्ययन करने व उनको निदान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कोशिकाओं के क्लोन की जो आनुवांशिकता है उसको जानने के लिए, समझने के लिए और रोग संबंधी अध्ययनों के लिए किया जा सकता है। और इसका संबंध किसके लिए किया जा सकता है, तो भ्रूण कोशिकाओं विकास करने के लिए किया जा सकता है। कोशिका निलंबन से दैहिक भ्रूणों को जर्म प्लाज्म बैंकों में लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है और फसलों में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो इस प्लांट टिश्यू कल्चर इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो क्या होता है। तो आप यहाँ पर एक इमेज से देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो किस तरह से काम करता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक जो मूल पौधे से निकाला गया एक छोटा सा टिश्यू लिया हुआ है, जो पेरेंट प्लांट है उससे कुछ सैंपल लिया गया है। अब उसको देखिए कि जो एक सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में इसको डाला गया। अब सॉल्यूशन क्वाई का था तो उसमें तमाम तरह के जो न्यूट्रिशन है और टॉक्सिन थे जो इस टिश्यू के जो लिया गया इसके विकास के लिए जरूरी है। फिर आप देखिए कि किस तरह से जो ये टिश्यू लिया था ये धीरे धीरे विकसित होता है। फिर इसको विकसित होने के बाद इसको जो कंपोस्ट है उसमें रख दिया जाता ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ सके और एक पौधे के रूप में ये अपना जो अस्तित्व है वो स्थापित कर सके। तो इस तरह से जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो काम करता है। उसके बाद देखिए कि ये कुछ दिखाया हुआ कि किस तरह से टिश्यू कल्चर है वो काम करता है कि जो सॉल्यूशन लिया हुआ है उस सॉल्यूशन में आप देखिए कि पहले कितना छोटा सा टिश्यू लिया, फिर धीरे धीरे जिस सॉल्यूशन है जिसमें न्यूट्रिशन है, टॉक्सिन है, यानी जो पोषक तत्वों से भरपूर है, उसमें किस तरह से टिश्यू का विकास किया गया है। अब धीरे धीरे देखिए ये टिश्यू किस तरह से विकास होता है। जब टिश्यू विकास होने लग जाता है और थोड़ा सा अच्छी ग्रोथ कर लेता है तो उसके बाद इसे कंपोस्ट है या कंपोस्ट में लगा दिया जाता ताकि इसकी ग्रोथ को फर्दर आगे बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो टिश्यू कल्चर है वो किस तरह से कार्य करता है। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। हमारा जो विश्लेषण है वो तो यही समाप्त होता है। अब हम गूगल मैप में देखेंगे जिन देशों का हमने जिक्र किया है। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया। अब हम देखते हैं किसको, नाइजीरिया को। तो ये नाइजीरिया हो गया, अफ्रीका का एक देश हो गया है। अब इसकी सीमा को देखिए आप, तो इधर बेनिन से इसकी सीमा लगती है, इधर कैमरून से इसकी सीमा लगती है। लेकिन क्या इसकी जो यहाँ पर हमने बात की थी चार्ट से, तो चार्ट से इसकी सीमा लगती है क्या, तो चार्ट से इसकी सीमा लग रही है। तो माफ़ कीजिए मैंने आपको वहाँ पर गलत बताया था। तो यहाँ पर देखिए आप, इसकी चार्ट से इसकी सीमा लग रही है। उसके बाद किससे सीमा लग रही है, उत्तर में नाइजर से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लेक चैट अवस्थित है, ये चार्ट लेक अवस्थित है। उसके बाद देखिए चार लेक यहाँ पर दो देशों के बीच में दिखाई हुई है। एक तो चार देश और जो कैमरून है उन दोनों देशों के बीच में दिखाई हुई है। तो हमने वहाँ पर गलत बात की थी कि चार देश जो नाइजर से भी अवस्थित है। तो एक बार आप इसकी मैप को और जरूर देखिएगा कि इसकी सीमा किससे लगती है। ये नाइजीरिया हो गया है, इसकी राजधानी क्या होगी, तो अबुजा इसकी राजधानी हो गई, ये कैनो। और ये इबादान इसके महत्वपूर्ण शहर हो गए, लागोस। और ये गिनी की खाड़ी हो जाती है। उसके बाद आप देखिए नाइजर रिवर नदी हो जाती है। इसमें कौन सा ये जलाशय, आप इसे देखिए, ये केंज जो जलाशय अवस्थित हो जाता है, ये नाइजर। ये देखिए आप केंजी जो रिजर्वेयर यानी जलाशय है वो किस नदी पर अवस्थित है, तो वो जो नाइजर नदी उस पर अवस्थित है। अब आपको इसका फिजिकल मैप देखिए। तो आप देखने का प्रयास कीजिए, इसके उत्तर में आपको दिख रहा होगा ये साहेल वाला क्षेत्र आता है और ये ऊपर सहारा वाला क्षेत्र आ जाता है। और इसमें देखिए आप, ये आपको हरा हरा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमें इसकी मैप को देखना है। अब हम देखते हैं कि इसका वेनेजुएला का मैप को देखते हैं।
तो ये आप वेनेजुएला के मैप को देखिए, ये लेक मराकाइबो। अब हम इसके गूगल मैप में देखिए, इसकी सीमा को देखिए, तो सीमा किससे लग रही है, तो इधर कोलंबिया से सीमा लगती है। उसके बाद देखिए इधर ब्राज़ील से इसकी सीमा लग रही है। इसके बाद गयाना से इसकी सीमा लगती है। इसके उत्तर में क्या आ जाता है, कैरिबियन सागर आ जाता है। ये त्रिनाद एंड टोबैगो, ये सेंट विंसेंट एंड ग्रेनिजियंस, ग्रेनेडा, ये बारबाडोस। उसके बाद इसकी राजधानी को देखिए तो कैरेकश, ये एंडिस आ जाती है इधर, एंडिस माउंटेन्स। अब इसमें से देखिए ये ओरिनिको रिवर्स होकर निकलती हैं। और ये नीचे ब्राज़ील और ये अमेजन रिवर से। उसके बाद हम चलते हैं भारत में। भारत में हम पश्चिम बंगाल को देखते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये दुर्गापुर, ये कोलकाता, खड़गपुर पश्चिम बंगाल के अंदर ही हो गए। ये देखिए गंगा, फिर ये यहाँ से हुगली निकलती है, ये हुगली रिवर्स हो गए। अब इसी में दामोदर नदी आकर मिलती है, ये मयूराक्षी रिवर्स हो गई है। ये दामोदर रिवर हो गई है। तो इस तरह से हमें इसकी मैप को देखना था। फिजिकल में देखिए आप इसका एक बार, फिजिकल में आप देख पा रहे होंगे कि ये मैदानी वाले क्षेत्र में आता है। और ये आपको गंगा रिवर दिखाई दे रही होगी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई है। ये कलकत्ता वाली देख रहे होंगे आप, ये हुगली रिवर्स हो जाती है, दामोदर रिवर्स हो जाती है, ये दुर्गापुर। तो इस तरह से हमें इसकी मैप को देखना है। तो हमारा जो विश्लेषण ये समाप्त करते हैं। कुछ गलती हो गई तो हमें माफ़ जरूर कीजिएगा। तो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।